राजपूतों का एक संघ बना हुआ है, सामाजिक न्याय मंच राजपूतों का, राजस्थान से बिलोंग होता है वो। तो उसके अंदर मैंने देखा कि उन्होंने जो कभी जागीरदार नहीं रहे, जिनके पास कभी जागीरी नहीं, हल जोतने के लिए भी जमीन नहीं रही, उनके घरों में उनकी गुलामी करते रहे, झाड़ू पोछे लगाते रहे, उनकी सेवा करते रहे, उनको भी राजपूत महासभा में शामिल। तुम भी हमारे भाई हो राजपूत, क्यों संख्या बढ़ानी है, लोकतंत्र का मंत्र है, लोकतंत्र में बिना संख्या बढ़ाए काम नहीं हो सकता। इसलिए जो कभी जागीरदार जमींदार नहीं रहे, उनको भी आज वो कह रहे हैं हम राजपूत हैं, आप हमारे भाई हो, उनको भी शामिल किया जा रहा है। कि जब भारत में अंग्रेजों का राज था और उस समय हमारी क्या स्थिति थी, हमारे लोगों की क्या स्थिति थी, वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। अंग्रेजों की क्या स्थिति ये भी जानते हैं। और उस समय बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, ये भी आप जानते हैं। तो एक मैं तो काल्पनिक दृष्टि कहूंगा जिसने भी, क्योंकि वो उस समय रहा नहीं होगा, मगर बात परफेक्ट है। वो हमारे जो पुरखे जो घुटनों से ऊपर लंगोटी पहनते थे और उसके ऊपर बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता था, ऐसे लोगों को किसी ने जाकर के कहा, जो आगे की सोचने वाला ब्राह्मण ही रहा होगा, उसने कहा होगा कि एक समय ऐसा आने वाला है जब आपके बच्चे इस लॉर्ड की तरह गाड़ी से उतरेंगे। लॉर्ड कैसे उतरता था मालूम है? ऐसा तो हेड पहनता था बड़ा, ठीक है, कोट टाई, बड़ा सा बेल्ट कमर में इतना चौड़ा, ठीक है, और घुटनों तक तो लेदर के जूते। जब वो घोड़ा बगी से या फिर गाड़ी से नीचे उतरता था तो एड़ियों की आवाज आती थी, टक टक टक, इस तरीके से। तो लॉर्ड को देख करके वो ब्राह्मण हमारे पुरखों से कहता था, क्या कहता था? एक दिन आएगा जब आपके बच्चे इस लॉर्ड की तरह उतरेंगे। हमारे लोग पीछे मुड़ के, साला अकल निकल गई इसकी इसमें कोई अकल है? हमारे बच्चे और इसकी तरह, नामुमकिन, असंभव है, हो ही नहीं सकता ऐसा। ये हमारे लोगों ने सोचा उस समय, उसको मजाक में लिया। बाबा साहब का आंदोलन चला, वो जानता था कि चल रहा है और ये चल रहा है, जिसका परिणाम ये होगा। आज 40-50 साल बाद कितने लॉर्ड हो गए इस देश में। लॉर्ड भी ऐसे ऐसे हो गए कि ऊपर वो बत्ती जब चमचमाती है ना, तो साले अच्छे भलों के अंदर जो है, हाँ, एक चलता है अंदर। और जब गाड़ी के ब्रेक लगते हैं तो ब्रेक लगने के साथ ही आगे वाली सीट से या तो उसका गनमैन या उसका अर्दली उतर करके पीछे का फाटक ऐसे खोलता है तो अंदर से ऐसे निकलता है। लॉर्ड में वो कमी हो गए ना लॉर्ड। लेकिन उस समय हमारे पुरखे पीछे मुड़ के हंसे थे, ऐसा नहीं हो सकता। और जो कहने वाला था वो जानता था कि डॉक्टर अंबेडकर फूले का जो मिशन चला रहे हैं, इसका परिणाम ये होगा। इससे मैं अनुमान लगाता हूं कि हमारा दुश्मन कितनी आगे की सोचता है। एक कहानी हमारे समाज में लोगों को जाकर के पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाई जाती है? कि पांडव जब घर से निकले और जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने कहा अब हिमालय में जाकर के उधर निवास करना चाहिए या वहां पर खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो कलयुग आ रहा। कलयुग आ रहा। अबे तो इतने भीम जैसे योद्धा थे जो पहाड़ों में साला घुटना टेक कर पानी निकाल देते थे, तुम्हारे सामने कलयुग क्या है? तुम तो कलयुग को ऐसे पिछल दोगे, पानी निकाल दोगे, जरा मूंगफली में तेल निकलता वैसे। तुम्हारे लिए वो कलयुग से घबरा करके हिमालय चले गए और हिमालय जा करके वहां पर खत्म हो गए। भय से, किसके भय से? कलयुग के भय से। कलयुग आने वाला है। ये कब चला मेरा मामला? जब शायद मेरे ख्याल से ज्योतिबा फूले ने 1848 में मिशन शुरू किया तो ब्राह्मणों ने कहा कलयुग आने वाला है।
ज्योतिबा फूले के और बाबा साहब के इस संघर्ष की वजह से, 108 साल के इस संघर्ष की वजह से इस देश में ब्राह्मणों के लिए कलयुग आ गया। ब्राह्मणों के लिए कलयुग आ गया। उसको आज एक चमार, एक भील, एक भंगी को नमस्कार कहना पड़ता है। उसकी परमिशन के बिना उसके चैम्बर में नहीं घुस सकता, और जब तक वो कहता नहीं तब तक बैठ नहीं सकता। उसके लिए कलयुग आ गया। लेकिन सबसे ज्यादा कौन चिल्लाता है? हमारा आदमी चिल्लाता है, अरे कलयुग आ गया है ना भाई, बे तेरा सतयुग तो अब आया है। कुछ चैन की सांसें लेने लगा है, कुछ ढंग से जीना सीख गया है, कुछ आराम से अच्छी रोटी खाना, अच्छे कपड़े पहनना सीख गया है। तेरा सतयुग तो अब आया है, कम से कम तू तो इसको सतयुग कह। और जो वास्तव में सतयुग बताया जाता है, उस सतयुग में तेरे को सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था, जमीन पर थूकने का अधिकार नहीं था, तेरे पैरों के निशान तुझे खुद मिटाने पड़ते थे, तुझे कुल्हड़ में थूकना पड़ता था, तेरी परछाई से परहेज किया जाता था। उसे तुम सतयुग कहते हो? वो सतयुग है। सतयुग अब आया है कि हमारे गले में टाई कोट आया है। हमें तो इसे सतयुग कहना चाहिए। मैं तो सतयुग कहता हूं, हमारा सतयुग। लेकिन मैं आपको सावधान भी करना चाहता हूं कि हमारा भी कलयुग तुरंत आ रहा है। अगर यही नालायकी हमने अपने अंदर पनपाए रखी तो बहुत जल्दी फिर से हमारा कलयुग आएगा और उनका सतयुग आ जाएगा। ये मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा था कि ये जो रीति रिवाजों का गठन किया गया इस देश के अंदर, ये सारा इस चीज को देख करके किया गया कि बहुत जल्दी ब्राह्मणों ने सोचा, बहुत जल्दी इस देश में इन अधिकार वंचित लोगों को, इन गुलाम लोगों को अधिकार मिलने वाले हैं, अधिकार मिलने वाले हैं। अगर इनको संपत्ति का अधिकार मिला, इनको शिक्षा का अधिकार मिला, इनको जो है राज सत्ता में जाने का अधिकार मिला, तो ये लोग हम पर कभी भी हावी हो सकते हैं और हमें गुलाम बना सकते हैं। ऐसा उन्होंने उस समय पूर्वानुमान लगा दिया था। तो पूर्वानुमान में उन्होंने क्या सोचा? इन लोगों के पास शिक्षा जाएगी और संपत्ति जाएगी, दो मुख्य चीज जाएगी, तीसरी सत्ता भी जाएगी। तो उन्होंने सोचा जब इनको संपत्ति रखने का अधिकार मिल जाएगा तो अधिकार मिलने के साथ ही उस संपत्ति को कहां किस ठिकाने लगाना है यह भी प्रोग्राम बन जाना चाहिए। हमारे को संपत्ति रखने का अधिकार संविधान ने दिया। ज्यादा समय की बात नहीं है, 50-60 साल पहले ये सब हुआ है। आप लोग समझ रहे होंगे हमारे पुरखों के, अरे हमारे पुरखों के रीति रिवाज अलग थे, वो हमारे रीति रिवाज नहीं है। ये रीति रिवाज इन लोगों ने वर्तमान में निर्माण किए। मैं कहता हूं कि 90% जो हमारे लोग हैं, और उसमें SC ST के लोग तो 100%, जिनको 40 से 50 साल तक, क्या 40 साल पहले हिंदू नहीं माना जाता था और हिंदू कहा भी नहीं जाता था। ये तो बाद में उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाने के लिए ऐसा कहा। अभी एक संगठन पूरे देश में चल रहा है कि ब्राह्मण महासभा, एक गरुड़े में समझते हो ना, गरुड़ा, अरे इधर महसाणा में जोशी लगाते हैं, कच्छ में गरवा बोलते हैं। जो हमारा अछूतों का ब्राह्मण है, अछूतों के कर्मकांड करवाता है, उसका भी मैंने पूछा तो बोला मैं ब्राह्मण महासभा में शामिल हूं। एक भार्गव होता है देशांतरी, वो शनिवार के दिन तेल मांगता है और लोगों के प्रतिष्ठानों में, घरों में जाकर वो मिर्ची नींबू टांगता है। वो कई शेड्यूल कास्ट में है, वरना अदर बैकवर्ड क्लास में सभी जगह है। और ब्राह्मण का उसके साथ रोटी बोटी का व्यवहार नहीं है। ब्राह्मण महासभा में वो भी शामिल है। इन लोगों को जब जरूरत महसूस होती है तो फटाफट भाई बना लेते हैं। इसलिए उन्होंने इन अछूतों को और ऐसे जो ब्राह्मण नहीं है उनको भी ब्राह्मण महासभा में शामिल किया। राजपूतों का एक संघ बना हुआ है, सामाजिक न्याय मंच राजपूतों का, राजस्थान से बिलोंग होता है वो। तो उसके अंदर मैंने देखा कि उन्होंने, जो कभी जागीरदार नहीं रहे,
जिनके पास कभी जागीरी नहीं, हल जोतने के लिए भी जमीन नहीं रही, उनके घरों में उनकी गुलामी करते रहे, झाड़ू पोछे लगाते रहे, उनकी सेवा करते रहे, उनको भी राजपूत महासभा में शामिल किया। तुम भी हमारे भाई हो राजपूत। क्यों? संख्या बढ़ानी है, लोकतंत्र का मंत्र है। लोकतंत्र में बिना संख्या बढ़ाए काम नहीं हो सकता। इसलिए जो कभी जागीरदार जमींदार नहीं रहे, उनको भी आज वो कह रहे हैं हम राजपूत हैं, आप हमारे भाई हो, उनको भी शामिल किया जा रहा है। तो इस तरीके से क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जब वो असुरक्षित होता है तो वो अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त करता है। इसलिए उन्होंने जो कभी हिंदू नहीं मानने वाले लोगों को भी हिंदू में शामिल किया और उनके ऊपर वो रीति रिवाज थोप दिए और कहा कि ये तुम्हारे रीति रिवाज हैं।